एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस और आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल मार्केट के अंदर क्रिस्टल क्लियर व्यू देती है। सर, मैं इसी से शुरुआत करना चाहता हूँ। टाटा ग्रुप की कंपनीज को क्या हो गया? बैक टू बैक बेहतरीन नंबर। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा स्टील देखिए, कल थोड़ा इन्वेस्टर सब लोग डरे हुए थे कि पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, शानदार नंबर आए। सीएलएसए की रिपोर्ट कहती है 1900 हो जाएगा शेयर। सर, ये टाटा ग्रुप की कंपनीज या फिर स्पेशली टाटा स्टील पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? डिब्बी, टाटा ग्रुप की कंपनीज में अगर आप देखें तो एक ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट है। ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट इसलिए है बिकॉज 3 साल 3.5 साल पहले जब चंद्रा साहब ने कमान संभाली थी तो उन्होंने एक चीज़ तय करी कि टाटा ग्रुप बहुत बिजनेसेस में है और बहुत अच्छे बिजनेसेस में और एक शानदार ब्रांड है, मगर सिवाय आईटी कंपनी को छोड़ करके उनके जो काफ़ी दूसरे बिजनेसेस थे वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पे ग्रो नहीं कर रहे थे। एक कंफ्यूज स्ट्रैटेजी थी। टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टॉल जो एक फूड प्रोडक्ट है वह टाटा केमिकल के अंदर था। टाटा कंज्यूमर के अंदर कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस नहीं थे। टाटा मोटर को लेकर के ईवी को कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं थी। जेएलआर का उनका जो बड़ा एक्विजिशन था वह उनके ऊपर बैठा हुआ था। टाटा स्टील एक सिक्लिकल बिजनेस है जहाँ पर हमने देखा एक बड़ा अपटर्न आया है। तो चंद्रा साहब ने क्या करा? उन्होंने ग्रोथ की बात करी, उन्होंने कैपिटल एलोकेशन चेंज करा, उन्होंने कंपनी में कई परिवर्तन करे एट द बोर्ड लेवल, एट द सीईओ लेवल। उन्होंने डेट की जो प्रॉब्लम्स थी सॉल्व करी और टाटा ग्रुप को एक लीन और एक फिट ग्रुप बनाया। टाटा ग्रुप एक शानदार ग्रुप था मगर एक ओबेस हो चुका था। उसके अंदर जो हम देख रहे थे कि द कंपनीज वर नॉट डिलीवरिंग टू द पोटेंशियल फॉर शेयर होल्डर। सो टाटा ग्रुप में बेहतरीन तरीके से उन्होंने टर्न अराउंड कराया जो काफ़ी कंपनीज में विजिबल है। टाटा कंज्यूमर को उन्होंने एक फूड कंपनी बनाया। टाटा इंडियन होटल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करा गया है। टाटा पावर के अंदर मुंद्रा को लेकर के जो डेट के इश्यूज थे उनको ठीक करा गया है। तो एक ये बड़ा कॉन्वर्सेशन है कि टाटा ग्रुप कंपनीज के अंदर री रेटिंग क्यों हुई है, किस प्रकार से वो ईवी में जा रहे हैं। चंद्रा साहब की एक खास बात है, मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ, उनकी खास बात यह है कि ये कैश फ्लो ऑब्सेस्ड ग्रुप, कैश फ्लो ऑब्सेस्ड चेयरमैन है। कैश फ्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू कंपनीज। सेकेंड, वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझते हैं। और तीसरा, स्केल और स्किल, क्योंकि आप अगर एक छोटी चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं या फिर एक बड़ी चीज़ को सक्सेसफुल करते हैं तो बड़ी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए वह विजन और वह एक प्रकार की सोच चाहिए जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करा है। तो एक प्रमुख कारण है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज इस समय वापस आ रही हैं। बिल्कुल करेक्टली सेड मॉर्निंग निकुंज। टाटा ग्रुप की कंपनीज की री रेटिंग ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और रिजल्ट्स जिस तरह की कंपनीज पोस्ट कर रही हैं वाकई लग रहा है टर्न अराउंड हो चुका है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स की एक डाउनग्रेड आया इंडिया पे, ऑलरेडी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही है कि 31% तक की रैली हम इसी साल इंडियन मार्केट्स में देख चुके हैं। इसको अब यहाँ से कितना कॉशियस लेना चाहिए, क्योंकि पीछे के दिनों में अगर हम देखें तो कई सारी और रिपोर्ट्स आई थी। थोड़े समय पहले मूडीज़ की भी कुछ दिन पहले आई थी जहाँ पर उन्होंने जो आउटलुक था उसे स्टेबल करा था। लेकिन अब गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट के क्या मायने निकालने चाहिए? देखिए प्रियंका, गोल्डमैन सैक्स का क्या मानना है? गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगर आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं तो इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट्स आफ्टर द रीसेंट रन अप आर ट्रेडिंग एट फेयर वैल्यू। चाइना के अंदर हम जानते हैं कि कुछ तकनीकी कारण थे, कुछ सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंजेस करी हैं। चाइनीज स्टॉक मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट एन रिलेटिवली लो वैल्यूएशंस कंपेयर टू द हिस्टोरिकल एवरेज। तो आप अगर ग्लोबल इन्वेस्टर हैं और आपके पास मैंडेट है कि आप कुछ आप अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि इस समय इंडिया में क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में अच्छा गेन आया है, आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। यहाँ पे शेयर प्राइसेस महंगे हो चुके हैं और आपको चाइना जैसी कंट्रीज़ में जाना चाहिए जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। मगर क्या यह सलाह
हम हमारे दर्शकों को दे सकते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं कि भाई इंडिया में आप, बिकॉज गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि आपको इस समय चाइना जाना चाहिए, तो क्या इंडिया में बेयर मार्केट चालू होने वाला है? जी नहीं। गोल्डमैन सैक्स ने जो रिपोर्ट बनाई है वो अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए रिपोर्ट बनाई है, जो कि जिनका मैंडेट है कि वह ग्लोबल फंड रन करते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स के व्यू को लेकर के हमारे दर्शक जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, उनका व्यू नहीं बदलना चाहिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स एक बड़ी कंपनी है, एक महत्वपूर्ण कंपनी है, मगर वो जिस क्लाइंटेल को वो सर्व कर रही हैं, वो जिस प्रकार की एडवाइस दे रही हैं, वह एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जो शायद हमारे व्यूअर जो इंडियन मार्केट्स में फोकस करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्रियंका, एक अंग्रेजी में कहावत है, वन शू डज नॉट फिट ऑल। एक जूता सब लोगों के पैर में नहीं आता, बिकॉज सबके जो जूते का नंबर होता है वो अलग होता है। शेयर बाजार में भी वही होता है। वॉट मे वर्क फॉर यू मे नॉट वर्क फॉर मी, बिकॉज मेरी रिस्क, मेरा टाइम फ्रेम, मेरी एपेटाइट और मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो गोल्डमैन सैक्स ने जो कहा है, सही कहा है कि चाइनीज़ स्टॉक मार्केट सस्ता है, मगर क्या उसको लेकर के हमारे जो दर्शक है, जो इंडियन मार्केट फोकस्ड हैं, क्या उनको अपनी राय बदलनी चाहिए? मैं बोलूँगा नहीं करनी चाहिए। निकुंज जी, कई बार हम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको लगता होगा कैसे बचकाने से क्वेश्चन है, लेकिन वो टिपिकली रिटेलर्स की मास सोच होती है, वही हम क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। अब वही एक क्वेश्चन मैं और रखता हूँ आपके सामने। 15 तारीख से अर्निंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। मार्केट के पास अभी ऐसे कौन कौन से ट्रिगर हैं जो देखेगा, नोटिस करेगा और उसके बेसिस पर रिएक्शन देगा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे आप एनालिसिस करके बताएं। डिम्पी, जर्नलिज्म में अक्सर कहते हैं कि जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं उनके साइड आंसर्स बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। आपने एक मुझसे आसान सवाल पूछा है, मगर मेरे पास इसका कोई सरल इस समय एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसलिए नहीं है बिकॉज इस समय काफ़ी मूविंग पार्ट्स हैं, और सबसे बड़ा मूविंग पार्ट तो इस समय ग्लोबल इन्फ्लेशन है और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हैं। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स मूव कर रही हैं, उसका सीधा प्रभाव फॉरेन फ्लोज पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यह एक मूविंग पार्ट है और इस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, बिकॉज अगर ग्लोबल मार्केट इस समय जो थोड़े से दे स्लाइटली ऑफ बैलेंस इन दिस वीक, अगर वो और गिरते हैं तो सीधा प्रभाव उसका इंडियन और एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स में पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं इस समय और क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। देखिए डिम्पी, 15 दिन पहले शेयर बाज़ार में एक प्रकार का उत्साह था कि दिवाली को लेकर के किस प्रकार की सेल्स आएंगी, किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्या कंज्यूमर वापस आएगा। कंज्यूमर वापस आ चुका है। दिवाली हैज़ बीन अ सक्सेसफुल दिवाली। तो दिवाली के बाद डिम्पी क्या होता है, दिवाली के बाद मैरिज सीजन आता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट शेयर बाज़ार का ध्यान इस समय उन कंपनीज़ पर रहेगा जो कहते हैं ना, विच आर रिलेटेड विद द बिग फैट इंडियन वेडिंग। तो ज्वेलरी की कंपनीज़ हो गई, होटल्स हो गए, फैशन रिटेलिंग की कंपनीज़ हो गई। तो एक छोटा सा थीम मुझे लगता है शेयर बाज़ार में, यह थोड़े दिन इस पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो बड़े IPOs के लहर आई थी वह भी ख़त्म होने वाले हैं। बड़े IPO जो आए थे, पेटीएम आया था, नायका आया था, पॉलिसी बाज़ार अभी लिस्ट होने वाला है। अब बड़े इतने IPOs नहीं आने वाले हैं। तो प्राइमरी मार्केट की जो एक्टिविटी उसमें धीमापन आएगा। तो क्या मिड और सेकंड, क्या विल मनी कम बैक इनटू सम अदर, इनटू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स? दैट्स ट्रेंड नंबर 2। ट्रेंड नंबर 3 डिम्पी, कमोडिटीज़ को लेकर के नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज मार्केट में जो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए थे, जिसकी वजह से कोल में उछाल आया था, जिसकी वजह से स्टील में उछाल आया था, जिसकी वजह से कॉपर में उछाल आया था, कच्चे तेल में उछाल आया था, वह काफ़ी नॉर्मलाइज हो रहा है। सो लेट्स सी वे कमोडिटी मार्केट्स दे सेटल। मगर एक आप थीम की बात करते हैं डिम्पी, तो एक जो थीम जिस पे नज़र रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से एक जो छोटा थीम है जिन पे नज़र रखनी चाहिए, वह रहेगा कमोडिटी कंज्यूमर्स, और ख़ास करके उन कंपनियों पे नज़र रखनी चाहिए जो रिसोर्स कंज्यूम करती हैं। जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट के अंदर सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक कर दिया है, मगर एनर्जी प्राइसेस विच इज़ प्राइस ऑफ कोल एंड प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ कम डाउन, मगर सीमेंट कंपनीज ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। तो क्या होगा, सीधा जो बेनिफिट आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट सीमेंट कंपनीज को मिलेगा। तो उस तरह की कंपनीज पे नज़र रखिए जहाँ पर कमोडिटी एज परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ वेरी हाई, और अगर ये डिक्लाइन होता है
तो उनको सीधी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी। बिकॉज डिम्पी एक बात तो तय है कि डिमांड इस समय स्ट्रांग है, और जब डिमांड स्ट्रांग रहती है और कमोडिटी प्राइसेस में अगर रिवर्सल आता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट बहुत कंपनीज को मिल सकता है। आज आप प्रताप स्नैक्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो एक मैं उदाहरण की तरह प्रताप स्नैक्स को यूज़ कर रहा हूँ कि प्रताप स्नैक्स को लास्ट कुछ महीनों से बड़ी मार पड़ी थी। एक तो लॉकडाउन की मार पड़ी थी, उसके बाद उनको मार पड़ी थी जी भाई पाम ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए। मगर अगर पाम ऑयल प्राइसेस कुछ आने वाले दिनों में गिरते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने भी ड्यूटी काटी है, तो प्रताप स्नैक्स जैसी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज आप फरसान और भुजिया की कंपनी है, आपको पाम ऑयल यूज़ करना पड़ता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। मगर वह नीचे हो गया तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है इन एक छोटे थीम पर ध्यान देना चाहिए। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आई एम श्योर शी हैज़ अ व्यू ऑन वेडिंग सीजन चालू होने वाला है। आई एम श्योर उनको भी न्योते मिल रहे होंगे। तो द बिग फैट इंडियन वेडिंग सीजन विल स्टार्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, तो वह भी एक थीम हो सकता है। Absolutely, Nikunj, आपने सही कहा। इनफैक्ट आई थिंक एवरीबडी इज कीन टू बी पार्टिसिपेटिंग इन बिग इवेंट्स, और उसमें वेडिंग जहां मिस हुई हैं पिछले 2 साल में, वो अब ज़रूर अब खुल के पूरे जोश के साथ सारे करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस एंड इन सारी बातों पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।